हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीका के बारे में। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो 2+2 का डायलॉग हुआ, उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुए। उसमें से लास्ट वाला जो एग्रीमेंट है वो है बीका। और बीका के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा रेफरेंस। और रेफरेंस स्टार्ट होता है 99 से, जब कारगिल वॉर हुआ था। शुरू में हम काफ़ी प्रॉब्लम में थे, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि इन्फिल्ट्रेटर्स कितने हैं, कहाँ पे हैं, और अगर उनको न्यूट्रलाइज करें तो टारगेट्स कैसे एक्वायर करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। और उसी हालत में फिर इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे 26 मई को उनका ऑपरेशनल रोल शुरू हुआ था। तो पहले 3 दिन में उनके 3 हवाई जहाज, 2 उसमें से फिक्स्ड विंग थे और एक हेलीकॉप्टर MiG-21, MiG-27 और Mi-17, ये तीनों गिरा दिए गए थे। और रीजन बड़ा साफ है। रीजन साफ इसलिए है कि हाई एल्टीट्यूड के टारगेट्स थे और उन्होंने हर पिकेट पे स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल रखी हुई थी। यही उनकी स्ट्रेटेजी थी। और MiG-21 और MiG-27 की रिक्वायरमेंट क्या थी कि उनको टारगेट्स एक्वायर करने के लिए उन पिकेट्स के नज़दीक जाना पड़ रहा था। और जब आप नज़दीक जाओ तो इवन जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है स्टिंगर सरफेस टू एयर, उसकी वो रेंज में आ रहे थे। तो इसलिए ये एयरक्राफ्ट वल्नरेबल रेंज में आ गए थे। एयरफोर्स ने उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। इंसिडेंटली पाकिस्तान ने कम से कम भी तो 100 मिसाइल्स फायर की थी, सेम स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सिर्फ उसमें से 2 ही एक्चुअली कामयाब हुई थी। एक एयरक्राफ्ट तो बेसिकली इंजन फेल्योर की वजह से गिरा था। खैर, वो दूसरा एक टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने कितनी जल्दी लेसन्स वहां पे पिकअप किए। 1973 में जब योम किपुर वार हुआ तो उस टाइम पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अगेंस्ट में इजराइल की, जो कि अपने आप में एक कॉम्पिटेंट एयरफोर्स है, दे लॉस्ट 102 एयरक्राफ्ट। 1/3 ऑफ देयर एयरफोर्स वाज लॉस्ट ड्यू टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स। और उनको लेसन लेने में टाइम लग गया। बाद में उन्होंने लेसन लिया, नो डाउट अबाउट दैट। उन्होंने फ्लेयर्स वगैरह डिप्लॉय किए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ये लेसन लेने में सिर्फ 3 दिन लगाए। और 3 दिन के बाद उन्होंने टारगेट एक्वायर करने के लिए नए तरीके निकाले। और उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका उन्होंने निकाला, जगुआर और मिराज 2000 का कॉम्बिनेशन। जगुआर टारगेट्स को एक्वायर करेगा और मिराज 2000 को ग्रिड रेफरेंस और बाकी डिटेल्स देगा, और उसके बाद वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और फिर ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे हुआ, जिसमें इजराइल ने हमारी हेल्प की लेजर गाइडेड बम से। वो अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि आज तो हम बीका के बारे में बात करेंगे। जो प्रॉब्लम आप समझ सकते हो, सारी जो कहानी है वो इस बात की थी कि टारगेट आप एक्वायर कर सकते हो एक्यूरेटली कि नहीं। यही बेसिक प्रॉब्लम थी। और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया में, आज की डेट में अगर आप लद्दाख में देखें, इंडिया और चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है आज की डेट में, उसमें भी टारगेट एक्विजिशन अपने आप में हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। और अगर आप एक्यूरेटली टारगेट को एक्वायर नहीं कर सकते तो आपके एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और आपकी आर्टिलरी को भी इशू आएगा। तो आप समझ सकते हो कि बीका क्यों साइन किया गया है, या जो बाकी एग्रीमेंट है वो क्यों साइन हुए हैं अभी, जबकि 1 हफ्ते बाद वहां पे इलेक्शंस हैं यूएसए में। अगर बाय द वे कारगिल के टाइम पे हमारे पास अमेरिका का सपोर्ट होता, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट मैं कहूंगा, अगर ये होता तो क्या होने वाला था। वो ऑपरेशन चला कब, मई से शुरू होकर जुलाई तक, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। वो ऑपरेशन 1 महीने में कंप्लीट हो जाने वाला था, उससे पहले कंप्लीट हो जाता, क्योंकि जब आपको टारगेट एक्वायर कर लेते हो तो उसको न्यूट्रलाइजेशन में, स्पेशली अगर एक्यूरेटली आपने पिन पॉइंट किया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाली थी।
कैजुअलिटीज आपकी 500 से ऊपर हुई हैं वो कम हो जाती है। हमारे 500 लोग शहीद हुए वहाँ पे, जूनियर ऑफिसर्स एंड जवान। वो कम से कम मतलब हमारी 50% जो जवान हैं उनकी मतलब शहादत नहीं होती। और इतना तगड़ा जो इंटरनेशनल एम्ब्रेसमेंट हुआ है उसको भी अवॉइड किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस टाइम पे ये एग्रीमेंट एनफोर्स होते तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कारगिल में आके बैठे। ये तो मैं बीका की बात कर रहा हूं। अब ये दो एग्रीमेंट हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और इनकी वजह से इंटर ऑपरेटिबिलिटी मीन्स आपका एक दूसरे के साथ ऑपरेशंस करना इंडिया और यूएसए का, वो अपने आप में एक बड़ी स्मूथ एक्सरसाइज बन जाती है। और इसीलिए ये एग्रीमेंट किया गया है। अब काफी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों ने ये यहां तक कहा है कि हमने तो अपनी जो डिजिटल कैपेबिलिटी है वो अमेरिका को मॉर्टगेज कर दी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली चाहते हैं कि चाइना इंडिया को एम्ब्रेस करे, और इसीलिए ये प्रॉब्लम है। आज की डेट में बीका की वजह से साइबर स्पेस में जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चाइना अपने आप में परेशान है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब आप देखिए इसका इम्प्लीकेशंस देखिए। 2005 में एक बार को यही एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों ने ये एग्रीमेंट नहीं होने दिया। आप समझ सकते हैं कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे इसमें। बालाकोट में अगर और पोस्ट बालाकोट स्टोरी, दोनों ही स्टोरी अपने आप में डिफरेंट होती अगर हमारे पास ये एग्रीमेंट होते और अमेरिका का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का या एयरबोर्न रिसोर्सेज से जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती टारगेट एक्वायर करने के लिए, तो वो कहानी ही कुछ और होनी थी। और इसीलिए इंडिया ने, और मैं इसके लिए करंट गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को एक टाइम से वेरी टाइमली इन्होंने इसको संपन्न कराया। अभी इससे आगे हम कहां जा सकते हैं? बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट आपके साइन हो चुके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे में, इंडिया का अमेरिका, अमेरिका का इंडिया में अपने आप में बढ़ चुका। चाइना का बेसिक प्रॉब्लम यही है कि चाइना कभी ये नहीं चाह रहा था कि हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करें। वर्चुअली उसने हमारे ऊपर एक वीटो पावर डाली हुई थी, और वहाँ पे जो लद्दाख में इतनी जो 50,000 सोल्जर्स उसके आए हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए आए हैं कि अगर तुम अमेरिका के नज़दीक जाओगे इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक में, तो हम आपको यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे, यहाँ पे आपको पिन प्रिक करेंगे। दैट वाज द मेन रीजन। अभी इंडिया ने क्या दिखाया है? अपनी विल पावर दिखाई है। जो एग्रीमेंट 2005 में होना था, ठीक है हम लोग लेट हो गए, बट आज की डेट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है एंड वी शुड गो अहेड विद दिस एग्रीमेंट। वी शुड हैव द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ ऑल दोज हु विश टू हेल्प अस। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई डू एग्री, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे ऊपर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट आएंगे, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जिसके नेबर्स हों, ऐसे कंट्री को स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट्स करना बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट अस टेक ऑफ एज इंडियन नेशनलिस्ट। थैंक यू।